हेलो दोस्तों, आज की कहानी बेहद रोमांचक है। कहानी का फुल मजा लेने के लिए प्लीज लास्ट तक बने रहें। उस वक्त मैं 5वीं क्लास में पढ़ती थी। भला इतनी सी बच्ची को किस बात का होश होता है? जब मेरे भाई बहन सो जाते तो रात को वो शख्स मुझे उठाकर अपने साथ चारपाई पर लेटा देता। मुझे किसी बात का मतलब समझ में नहीं आता था। मैं तो नींद में डूबी होती थी। अगर कभी जाग भी जाती तो वो मुझे पैसे दे देता, चॉकलेट देता और बिस्कुट वगैरह दे दिया करता था और कहता था किसी को ये बात न बताना। वो न भी कहता तब भी मैं किसी को भला क्या बताती, जबकि मैं खुद भी ये बात अच्छी तरह नहीं जानती थी कि मेरे साथ आखिर क्या हो रहा है। वक्त गुजरता गया, यहाँ तक कि मैंने होश संभालना और अब तो वो मेरे साथ रोजाना। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और रोमांचक कहानी। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी बेहद पसंद आएगी। ये मेरे होश संभालने से पहले की बात है। तब मेरी उम्र मुश्किल से 10 साल की थी। अब्बू के मिलने वाले एक अंकल हमारे घर आए। मेरे अब्बू ने उनको रहने के लिए घर में जगह दे दी। हालांकि हमारा घर 2 ही कमरे का था। उस इंसान का नाम नजीर खान था, लेकिन मेरे अब्बू उसको भाई का दर्जा देते थे। अम्मी ने जब नजीर खान के बारे में पूछा तो अब्बू ने बताया कि ये मेरे बचपन का दोस्त है। इन दिनों ये मुश्किल हालात से गुजर रहा है। इसके पास रहने की कोई जगह भी नहीं है। तभी मैंने कुछ अरसे के लिए इसे अपने घर में ठहरा दिया है। हमारी दोस्ती भाइयों जैसी है। इसने अपनी मुश्किलें बयान की तो मैं इनकार नहीं कर पाया। अम्मी ने कहा आपने बहुत अच्छा किया, लेकिन इसको रात में सुलाएंगे कहाँ? पर अब्बू ने कहा बच्चों वाले कमरे में ये भी वहीं पर सो जाएगा। अभी तो सर्दियां हैं, वरना रात को छत पर सोने का इंतजाम कर देता। मेरी अम्मी खामोश हो गई। वो अब्बू से ज्यादा बहस और तकरार नहीं करती थी। नजीर खान दिन में एक कारपेंटर के पास काम करने जाता था और शाम को लौट कर आता था। वो कभी खाली हाथ नहीं आता था। हमेशा हम बच्चों के लिए फल, फ्रूट और कभी सुबह के नाश्ते का सामान, अंडे, डबल रोटी वगैरह चॉकलेट लेकर आता था। वो सिर्फ नाश्ता हमारे घर पर ही करता। दोपहर का खाना अपने कारपेंटर मालिक के पास दुकान पर किया करता था और रात को भी कहीं बाहर से खाना खा लेता। कभी कभार जब वो जल्दी आ जाता तब अब्बू इशरार करते उसे रात को खाना खाते वक्त उसे अपने साथ बिठा लेते। हम सब बच्चे उसको अंकल कहते थे, क्योंकि अब्बू कहते हैं कि ये मुझे सगे भाइयों जैसा अजीज है। बुरे दिनों में इसने भी मेरा बहुत साथ दिया था। मेरे अब्बू की सैलरी ज्यादा नहीं थी। घर का गुजारा बड़ी मुश्किल से हो रहा था। नजीर अंकल के आने की वजह से अब कुछ हालात सुधर गए थे। खर्चा खत्म हो जाता तो वो अपने पैसों से राशन ले आता। कभी तेल, दाल, चावल खत्म हो जाते और उसे पता चल जाता तब वो ये चीजें खरीद कर ले आता और अम्मी को लाकर दे देता और बदले में पैसे भी नहीं लेता था। वो कहता था कि मैं इस घर में रहता हूँ, इतना तो मेरा भी हक बनता है कि इस घर की खुशहाली में अपना हिस्सा डाल सकूं। अम्मी से कहता था अगर आप मुझे इन बच्चों का सगा चाचा समझ लें तो मेरे लिए इससे बढ़कर और खुशनसीबी की क्या बात हो सकती है कि मैं आप लोगों के काम आ सकूं। उसकी बातों से मेरी अम्मी मुतासिर हो गई थी। नजीर खान वाकई एक नेक दिल और एक अच्छा इंसान है। अगर हमने इसको रहने के लिए जगह दी है तो वो भी हमारे एहसान का बदला चुकाने की पूरी कोशिश करता है। कोई अगर किसी के बुरे हालातों में उसकी मदद कर दे तो ऐसा आदमी किसी को बुरा नहीं लगता। दरअसल नजीर अंकल का किसी बात को लेकर अपने बड़े भाई से झगड़ा हो गया था। तभी वो सामान लेकर मेरे अब्बू के पास चले आए थे। अब अपने भाई के साथ रहने को वो तैयार नहीं थे। नजीर अंकल अपनी कमाई में से आधे पैसे हमारे घरेलू खर्चे में मिलाने लगे थे
तभी मिलजुल कर अच्छी तरह से गुजर बसर होने लगी थी। माली लिहाज से मेरे अब्बू को भी सहूलियत मिल गई थी। हम 4 भाई बहन थे, सभी मुझसे छोटे थे। ये मेरी नादानी का वक्त था। मुझे नज़ीर अंकल बहुत अच्छे लगते थे। वो पानी लाने को कहते या फिर कोई और काम कहते तो मैं दौड़ कर दिया करती थी, क्योंकि बच्चे खाने पीने के शौकीन होते हैं और हम नज़ीर अंकल की दरियादिली से बहुत खुश रहते थे, जो हमारे लिए तकरीबन रोज चॉकलेट, बिस्कुट, टॉफियाँ वगैरह जैसी कुछ चीजें लाते थे, जिनको बच्चे कुछ ज्यादा ही पसंद करते हैं। अम्मी भी ऐतराज नहीं करती थी कि वो उनको अपने घर का एक फर्द समझने लगी थी। एक कमरे में मेरी अम्मी पापा सोते थे और दूसरे में हम सब बच्चे जमीन पर सो जाते थे। कमरे में एक चारपाई थी जो नज़ीर अंकल को मिल गई थी। अब तो उस शख्स को अंकल कहते हुए भी मुझे शर्म आती है, लेकिन ये बात मैं इस वजह से लिख रही हूँ कि जो माँ बाप गैरों पर भरोसा कर लेते हैं, मेरी जिंदगी से सबक हासिल करें। ये एक हकीकत है, कोई माने या ना माने दुनिया में कोई किसी का नहीं होता। अपने गैर तो बन सकते हैं, लेकिन गैर अपने नहीं बन सकते। बच्चे दिन भर खेल कूद कर थक हार कर रात को गहरी नींद में सो जाते हैं। हम भी फर्श पर लाइन से गद्दा बिछाकर बराबर में सो जाते थे। मैं स्कूल जाने के अलावा अम्मी के घर के काम में मदद कर दिया करती थी, लिहाजा मैं भी थक जाया करती थी और रात को फिर ऐसी गहरी नींद आती कि किसी बात का होश नहीं रहता था। 5वीं क्लास की बच्ची को भला किस बात का होश होता होगा? तभी जब मेरे भाई बहन सो जाया करते, रात को वो नज़ीर खान मुझे उठाकर अपने साथ चारपाई पर लेटा देता। मुझे तो किसी बात का मतलब समझ में नहीं आता था, नहीं तो नींद में डूबी होती थी। अगर कभी जाग भी जाती तो वो मुझे पैसे देता, चॉकलेट देता, मीठी गोलियां और बिस्कुट वगैरह दे दिया करता था और कहता था किसी को ये बात बिल्कुल मत बताना। वो न भी कहता, तब भी मैं भला किसी को क्या बताती, जबकि मैं खुद भी ये बात अच्छी तरह नहीं जानती थी कि मेरे साथ आखिर क्या हो रहा है। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया, यहाँ तक कि मैंने होश संभालना तब भी उसको वही हरकतें करते हुए पाया। मगर अब फर्क ये था कि साथ में अब वाहियात बातें भी शामिल हो गई थी। कभी ये बातें मेरी समझ में नहीं आई। जिस चारपाई पर नज़ीर खान सोता था, उसके आने से पहले ये चारपाई मेरी थी और मैं इस पर सोया करती थी, जबकि मेरे छोटे भाई बहन फर्श पर गद्दे बिछाकर सोया करते थे। 1-2 दिन तो मैंने जमीन पर सोने में बहुत बेचैनी महसूस की थी, दिल में गुस्सा भी किया करती थी। ये कम वक्त कहाँ से आ गया जो मुझे अपनी चारपाई से महरूम होना पड़ा। नज़ीर खान रोजाना सुबह सुबह बाहर चला जाता, तब अपनी चारपाई पर पड़े रहना मुझे बहुत सुकून देता था। मुझे कभी ये ख्याल नहीं आया कि ये सब कुछ मेरे हक में बुरा है और मैं खसारे में पड़ी हूँ। हम बच्चों के कमरे के बराबर में थोड़ी सी जमीन थी। नज़ीर ने अब्बू को सलाह दी कि अगर तुम बुरा ना मानो तो इस पर 4 दीवारी बनवाकर कड़ियों की छत डलवा दूं। कारपेंटर तो अपना उस्ताद है, छत और खिड़कियाँ, दरवाजे सब बहुत कम पैसों में बन जाएंगे, मजदूरी मैं खुद कर लूँगा। मेरे अब्बू उसकी ये बात खुशी खुशी मान गए। वैसे भी घर में एक कमरे की बहुत ज्यादा जरूरत थी। उन्होंने कहा, सर में कड़वे तेल की जगह घी पड़ जाए तो इसमें क्या बुरा है। देखते ही देखते चंद दिनों में एक छोटा सा कमरा तैयार हो गया। नज़ीर ने हमारे कमरे के दरमियान दरवाजा बनवा दिया ताकि नए कमरे दूसरे कमरे से जुड़ा रहे। अब्बू ने नए कमरे में नई चारपाई डलवा कर ये कमरा नज़ीर के हवाले कर दिया ताकि वो सुकून से अलहदा रह सके और बच्चे अपने कमरे में आराम से पढ़ाई कर सकें। अब हम अपने कमरे में सोते थे और नज़ीर अपने नए कमरे में, मगर बीच में दरवाजा आसानी से खुल जाता था। तभी जब मेरे अब्बू और भाई बहन सो जाते तो
वो इंसान चुपके से हमारे कमरे में आ जाता। अब मुझको कुछ कुछ समझ आ गई थी। मैं उसे कहती, अंकल हमारे कमरे में रात को न आया करो, वरना मैं अब्बू को बता दूंगी। तभी वो मुझे ये कहता कि तेरा अब्बू तेरी बात पर यकीन नहीं करेगा, बल्कि मेरी बात का यकीन करेगा, क्योंकि मैं उसको अपनी आधी सैलरी देता हूँ। मैं कह दूंगा कि तुम खुद मेरे पास आती हो, क्योंकि तुम लोग हर रोज मुझसे चीज लेने की फरमाइश करते हो और मैं लाता भी हूँ। कभी कभी फरमाइश पूरी नहीं कर पाता हूँ तो तुम इसी गुस्से में मेरी शिकायत करती हो। उसकी ऐसी बातें सुनकर तो मैं बहुत ज्यादा डर जाया करती थी, लेकिन मैं दुबक जाती थी, क्योंकि उसने मुझे बहुत ही नासमझी की उम्र में डराया धमकाया था। मैं उससे डरती भी बहुत ज्यादा थी, और फिर मेरी एक नहीं चलती। 10 साल तक ये इंसान हमारे साथ रहा और अपनी गलत हरकतों से बाज नहीं आया। उधर मेरे अब्बू उसकी खैर खवाई में फिक्रमंद होते थे कि कब तक नजीर कुंवारा पड़ा रहेगा। अब इसकी शादी करवा देनी चाहिए ताकि इसका घर भी बस जाए। अब्बू के कहने पर अम्मी ने उसके लिए लड़की तलाशना शुरू कर दिया। एक जान पहचान की गरीब घराने की लड़की मिल गई और वहाँ पर उस नजीर का निकाह हो गया। शादी के कुछ दिन तो वो अपनी बीवी में ही खोया रहा, फिर वही पुरानी हरकतें दोहराने लगा। जब उसकी बीवी मायके जाती तो वो हमारे कमरे में घुस आता। मैं किसी को बता भी नहीं सकती थी, दिल ही दिल में जलती कुड़ती रहती थी। अब्बू से भी बहुत ज्यादा डरती थी कि जाने क्या कर गुजरेंगे, और ना ही तब मुझमें इतनी हिम्मत थी कि मैं अम्मी को ही बता देती। नजीर खान से मेरा झगड़ा हो जाता तो वो कई किस्म की धमकियों देकर मुझे चुप रहने पर मजबूर कर देता। वो उम्र में मुझसे काफी बड़ा था, तभी मुझ पर उसका बहुत रोब था। मैं पूरी तरह उसके दबाव में थी। एक दिन उसने कहा कि मेरा उस्ताद काम बहुत लेता है और मुआवजा कम देता है। मैं अलग से दुकान करना चाहता हूँ ताकि कुछ रकम इकट्ठा हो तो अपना घर ले सकूं। अब्बू ने अपने दोस्तों से कर्जा लिया और कुछ अपनी जमा पूंजी उसको देकर दुकान खुलवा दी। वो चंद महीने में ही सारा माल खत्म करके चलता बना। वो तो चला गया कमबख्त, लेकिन उसकी वजह से मेरा ज़मीर मुझको मनामत करता रहा और मैं गुनाहों की उलझनों का शिकार रही। मेरा ख्याल कहीं होता था और काम कहीं अजीब हालत हो गई थी। सहेलियां मेरी हालत देखकर मेरी हंसी बनाती। वो कहती कि मुझे किसी से मोहब्बत हो गई है, और मैं इसी ख्यालों में खोई रहती कि उन्हें क्या मालूम कि मुझको अपने इस दागदार जिंदगी का गम है, जिसको वो कमबख्त जालिम इंसान तार तार कर गया है। इम्तिहान में भी मैं इसी वजह से कामयाब न हो सकी। वो शख्स तो जा चुका था और मेरी सुनहरी उम्र मैली होकर निकल चुकी थी, मगर दिल की खलिश है कि खत्म होने का नाम नहीं लेती। इसके बाद जीत ने भी हादसे मेरी जिंदगी में हुए इसी शख्स को ही उनका जिम्मेदार समझती हूँ। उसके चले जाने के बाद एहसास जिया, मैं इस पूरी तरह गिरफ्तार हुई। ये हर वक्त खोई खोई रहने लगी। सोच सोच कर दिमाग मायूस हो गया था कि इस गंदे इंसान को कैसे मौत के घाट उतारूं। हालांकि ये काम मेरे बस का था नहीं। दुआ करती थी खुदा करे ये कहीं चला जाए, या फिर इसका एक्सीडेंट हो जाए, या फिर ये कहीं डूबकर मर ही जाए। जब वो चला गया तो कुछ दिन तक मैंने सुख का सांस लिया, कदरे सुकून भी मिला। मैं अपने कजिन फैजान को बहुत चाहती थी। उसके साथ मुझे इस बात का शहीद एहसास था कि मैं उसके काबिल नहीं हूँ। एक अरसे तक बस चुपके चुपके उसकी ख्वाहिशें करा करती थी, और मेरी बदनसीबी देखिए कि जब वो खुद मेरा बन जाने पर राजी हुआ तो मैंने खुद ही इनकार कर दिया। ये इनकार करते वक्त मेरे दिल पर कयामत गुजरी थी, लेकिन इसके सिवा चारा कोई नहीं था। उन्होंने मेरा रिश्ता मेरे अब्बू से मांगा था। हमारे दरमियां मोहब्बत का कोई चक्कर नहीं था, मगर फैजान मुझे पसंद करता था।
और उसकी दुल्हन बनना तो मेरा सबसे खूबसूरत ख्वाब था। जब अब्बू ने हाँ कह दी तब एक दिन फैजान ने मुझसे बात की और मेरी रजामंदी के बारे में पूछा। उसने मेरी राय लेते वक्त कहा था कि देखो शाजिया, अगर तुम मुझे पसंद करती हो तो हाँ कहना, मैं तुमको तुम्हारी रजामंदी पर हासिल करूँगा। मगर एक बात तुमको सच बतानी होगी, ये तुम्हारा माझी में किसी से ताल्लुक तो नहीं रहा है, क्योंकि मैं झूठ कभी बर्दाश्त नहीं करूँगा। ये सुनते ही मेरे सारे ख्वाब पल भर में चकनाचूर हो गए थे। भला मैं आयन को ये सब कैसे बता देती कि मैं अपनी जिंदगी की सबसे कीमती चीज खो चुकी हूँ और अब उसके काबिल नहीं रही। फिर मैं झूठ बोलकर उसको धोखा देती, जिसकी मैं किसी देवता की तरह हसरते करती थी। तब दिल पर पत्थर रखकर मुझे यही कहना पड़ा कि मेरा ख्याल छोड़ दो तुम फैजान, तुम मुझे अच्छे लगते हो, मगर शादी के इरादे से मैंने तुम्हें कभी इस नज़र से नहीं देखा। मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती, क्योंकि मुझे किसी और से प्यार है और यही सच्चाई है। मेरे इनकार से आयन महीनों तक बीमार पड़ा रहा। काश मैं उसे बता सकती कि मेरी चादर मैली सही, मगर मुझे मासूम पर बचपन में जुल्म हुआ है और मैंने तुम्हारे सिवा किसी को नहीं चाहा है। आज के जमाने में लड़कियां जरूरतमंद है, बोल सकती है, मगर हमारे जमाने में लड़कियां गूंगी रखी जाती थी और वो हक बात कहने का भी हौसला नहीं रखती थी। मैंने अपनी जन्नत को खुद ही ठुकरा दिया था। माना कि मैं पैदाइश बुज़दिल थी, जिसने कभी अपने हक के लिए आवाज नहीं उठाई। मैंने तभी अपने दामन में आए फूलों को खुद ही गिरा दिया। मुझे इकरार है कि मैंने गलत किया, मगर मैं और क्या करती। फैजान का मिजाज समझ लिया था। मैंने अपनी मजबूरी की दास्तां अपने ऊपर जुल्म की आप बीती सुना भी देती तो यकीन न था कि मुझे माफी मिल जाती। आरजी माफी तो हर मर्द दे देता है और आला ज़र्फ भी बन जाता है, मगर दिल में उनके जो कांटा उतर जाता है उसे निकालना मर्द के अपने बस की बात भी नहीं होती। दोस्तों, अब आप ही मुझे बताइए, क्या मैंने शादी से इनकार करके सही किया या गलत? आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि अपने घर में कभी भी किसी गैर महरम को ना लाएं और ना ही उसे अपने घर में रखें, क्योंकि बाहर का कोई भी गैर मर्द आपकी माँ, बहन, बेटियों को हमेशा गलत नजर से ही देखेगा, क्योंकि आज का जमाना भरोसे के लायक तो है नहीं, ये तो आप सब लोग भी जानते हैं। इसलिए आप सभी से गुजारिश है कि आप अपनी फैमिली का अच्छे से ख्याल रखें और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। रुद्र थोड़ा कड़क आवाज में पूछा, तो बताओ वहाँ तक कैसे पहुँची और क्या करने वहाँ गई थी तुम तो ऐसी लड़की नहीं लग रही हो। तभी माही हकलाते हुए कहने लगी, वह मैं क्यों बताऊँ आपको। और वह जोर से रुद्र को धक्का दे देती है, जिससे रुद्र 2 कदम पीछे हट गया। वह इस धक्के के लिए अभी बिल्कुल भी रेडी नहीं था। वह आंखें लाल किए हुए माही को गौर से देखे जा रहा था। माही 1 कदम रुद्र से थोड़ी दूर जाकर के दीवार के पास चली गई थी। तभी रुद्र फिर से माही के करीब कदम बढ़ाने लगा। माही जोर से चिल्लाते हुए कहने लगी, तुम जो भी हो वहीं रुक जाओ, प्लीज़ मेरे करीब आने की कोशिश भी मत करना, समझे तुम। और मुझे तुमने यहाँ क्यों रखा है? मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। यह कौन सी जगह है? यह सुनकर के रुद्र एक झटके में उसके करीब चला गया और जाते ही उसको कमर से उसको पकड़ के अपने करीब खींच लिया, जिससे माही की आंखें बंद हो गई और उसके हाथ रुद्र के सीने पर जा लगी। रुद्र उसकी आंखों को देखकर स्माइल करने लगा और कहने लगा, बताओ तुम या फिर मैं बताऊं? मैंने पहले तुमसे पूछा है ना, तुम बताओ वहाँ कैसे पहुँची? माही इस वक्त बहुत ज़्यादा ही डरी हुई थी और वह डर से कांप रही थी।
जो कि रुद्र भी महसूस कर रहा था। माही कहने लगी, मैं अपनी दोस्त के साथ में एनजीओ जा रही थी कि कुछ लोगों ने मेरी दोस्त सीमा को पकड़ के एक गाड़ी में बंद करने लगे, मगर मैं उसे बचाने के लिए उसके पीछे दौड़ गई थी। जब मैं दौड़ रही थी तो कुछ लोगों ने बड़े ही अजीब कमेंट पास कर रहे थे। मैं किसी भी तरह से अपनी दोस्त सीमा को बचाना चाहती थी, जिस वजह से मैं उसका पीछा करते हुए उन लोगों के ठिकाने पर पहुंची। जब मैं वहां गई तो सीमा को उन लोगों ने बेहद ही अजीब तरीके से बांध के रखा हुआ था। मैं बिल्कुल डर गई थी, मगर मैं एनजीओ में काम करती थी और मैं हमेशा पुलिस के कांटेक्ट में रहती हूँ, तो पुलिस को कॉल करती, जिस वजह से पुलिस आ गए और उन बदमाशों को पुलिस ने पकड़ लिया और उन्हें लेकर चले गए। मैं कुछ दिन आराम से रही कि अचानक मेरे पीछे एक आदमी लगा हुआ था और वह आदमी 2 सालों से मेरे पीछे पड़ा है। वह मुझसे ज़बरदस्ती करता रहता है। जहाँ मैं जाती हूँ वह मेरा रास्ता रोक लेता है। वह मुझे चैन से जीने भी नहीं देता है। मैं अपनी माँ को यह बातें बता भी नहीं सकती क्योंकि उनकी तबीयत ख़राब रहती है और मैं यह सारी बातों को बता करके उन्हें टेंशन नहीं देना चाहती। वह इंसान हर बार मुझसे जल्दी करके कहने लगता है कि तुम मुझसे शादी कर लो और मुझे हर बार धमकी देता है। एक दिन मैं ऑफिस जा रही थी कि अचानक से उसने अपने आदमियों से मुझे बेहोश करके किडनैप करवा लिया और पता नहीं मैं कैसे वहाँ उस कोठी पर पहुँच गई। मुझे बस इतना ही पता है, इसके आगे मुझे कुछ भी नहीं पता है। रुद्र इस वक्त माही की बातों को बड़े ही ध्यान से सुन रहा था और उसके फेस को देखे जा रहा था, जो कि इस वक्त बहुत ही मासूम सा माही का फेस लग रहा था। वह उसकी फेस में ही खो गया था और कहने लगा, मुझे पता है कि वह आदमी कौन है, उसका नाम बनवारी है ना, और तुम्हें यह नहीं पता होगा कि उसने मेरे ही आदमी से कह कर के तुम्हें वहाँ तक पहुँचाया है। माही यह सुनकर के आंखें बड़ी कर ली और कहने लगी, मेरे ही आदमी हो, मतलब तुम भी यही काम करते हो क्या? वह फिर से रुद्र को धक्का देने की कोशिश करती है, मगर इस बार रुद्र ने उसे बहुत जोरदार तरह से पकड़ा हुआ था और इस बार रुद्र को धक्का देने में नाकाम रही। रुद्र स्माइल करते हुए कहने लगा, क्या हुआ है इस बार? अपने धक्के में कामयाब नहीं हुई ना? देखो चलो, मैं एक बात तुम्हें बताता हूँ। मैं क्या करता हूँ क्या नहीं करता हूँ उससे तुम्हें कोई भी मतलब नहीं होनी चाहिए, और वह मेरे आदमी थे, इस वजह से मैं तुम्हें वहाँ से निकाल लिया और तुम्हें आज ही रखा गया था ना। आज की तारीख 24 है, क्या तुम्हें पता है? माही हैरान नज़रों से रुद्र को देखने लगी और कहने लगी, नहीं तो आज तो 22 तारीख है ना। रुद्र बोला, नहीं, आज 24 तारीख है। मतलब 2 दिन से तुम्हें वहाँ पर बेहोश करके रखा गया है और इन 2 दिनों में तुम्हारे साथ कुछ इतना सुनना था कि माही फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। मैं यह नहीं मान सकती हूँ। मेरे साथ बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो सकता है। माही का रोना रुद्र को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और वह माही का फेस दोनों हाथों से पकड़कर कहने लगा, चुप हो जाओ, समझी तुम? मेरे सामने यह रोने का ड्रामा मत करो। रुद्र बहुत ही गुस्से से कड़क आवाज़ में बोला। तो माही डर से कांप उठी थी और वह चुप हो गई। रुद्र को माही का रोना देखा नहीं जा रहा था, पर वह खुद भी हैरान था कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है। मुझे तो किसी भी लड़की या किसी का भी रोना देखकर मुझे खुशी मिलती थी, पर आज मुझे इसकी आंसू देख कर के मुझे क्यों इतना दुख हो रहा है। वह खुद को भी समझने की कोशिश करने लगा था। रुद्र कहने लगा, तुमने खाना खाया है? माही कुछ नहीं बोलती है। रुद्र ने फिर वह कहा, तुम्हें भूख लगी है? माही बहुत मासूमियत के साथ में अपना सर हाँ में हिलाई। उसकी मासूमियत देख करके रुद्र को समझ में नहीं आ रहा था कि वह अपने आप को कैसे कंट्रोल करे, पर फिर भी अपने आप को कंट्रोल किए हुए था, वरना वह तो दूसरी लड़की के साथ तो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता था। और
उसके साथ पता नहीं क्या क्या कर जाता था, पर वही माही के साथ वह चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था, बस उसे डराया धमकाया जा रहा था। रुद्र इस वक्त माही को अपनी बाहों में जकड़े हुए उसके लबों की तरफ झुकने लगा था, पर माही अपने मुंह पर हाथ रख देती है और देखकर रुद्र इस वक्त माही को अपनी बाहों में जकड़े हुए उसके लबों की तरफ झुकने लगा था, पर माही अपने मुंह पर हाथ रख देती है। यह देखकर रुद्र कहने लगा, आज तुम यह रोक रही हो ना, देखना कल मैं क्या करता हूँ। यह तुमने बहुत गलत किया है, मुझे क्यों रोका तुमने। माही अपनी नज़रें उठाकर रुद्र को देखी। रुद्र इस वक्त आंखें लाल किए हुए माही को गुस्से से देखे जा रहा था। माही कहने लगी, मुझे यह सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है और वैसे भी मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं जानती हूँ। रुद्र स्माइल करते हुए बहुत ही सेडक्टिव वॉइस में बोला, इसके लिए मुझे जानने की कोई भी ज़रूरत नहीं है और ना ही तुम्हें मुझे जानने की ज़रूरत है। बस मुझे तुम्हारे साथ रातें रंगीन करनी है और अगर तुम जाना चाहोगी तो भी मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। यह सुनकर के माही आंखें बड़ी कर लेती है। रुद्र डेविल की तरह स्माइल करने लगा और उसकी स्माइल इतनी खतरनाक थी कि माही देखकर डर जाती है और कहने लगी, प्लीज़ तुम इस तरह से हंसना बंद करो और मुझे बताओ कि मैं कहाँ हूँ। इस वक्त मुझे घर जाना है। और इधर रुद्र की स्माइल एक खतरनाक हंसी में बदल रहा था और वह ठहाके लगा कर के हंसने के बाद कहने लगा, तुम जहाँ भी हो इस वक्त तो मेरे ही गिरफ्त में हो और रही बात तुम्हें घर जाने की, तो तुम जो कोई भी हो और जहाँ से भी आई हो इस वक्त तो तुम कहीं नहीं जा सकती हो। यह सुनकर के माही की आंखें पूरी तरह से लाल हो गई और उसके आंखों से आंसू बहने लगे और वह कहने लगी, प्लीज़ मुझे जाने दो ना, मेरी माँ इंतज़ार कर रही होगी, प्लीज़ मुझे जाने दो ना, वह बहुत परेशान होगी मेरे लिए, मेरे सिवाय उनके इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं तो तुम्हें बहुत अच्छा समझ रही थी कि तुमने उस नरक भरी जगह से मुझे निकाल दिया। मैं तुम्हारा यह एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगी, प्लीज़ मुझे जाने दो, मैं घर जाना चाहती हूँ इस वक्त। रुद्र उसे बहुत ही इंटेंस नज़रों से देखते हुए कहने लगा, एक बात ध्यान से सुन लो, मेरे अंडर में कोई आ जाए तो वह मेरी इजाज़त के बगैर कहीं नहीं जाता। और रही बात तुम्हें घर जाने की, तो तुम बताओ कि तुम्हारा घर कहाँ है और मैं तुम्हारी मॉम यह मैसेज भिजवा दूँगा कि उनकी लड़की जहाँ भी है सही सलामत है, वह फ़िक्र ना करे और तुम्हारी माँ को जो भी प्रॉब्लम हो मैं उनका प्रॉब्लम सॉल्व कर दूँगा, उनके लिए कोई नौकरानी रख दूँगा, पर तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी क्योंकि मैंने तुम्हें ख़रीदा है और ख़रीदी हुई सामान को मैं अपने से दूर कभी नहीं जाने दे सकता हूँ, समझी तुम। इतना कह कर के वह एक कॉल करता है। कहने लगा, फ़ौरन से आकर के 5 मिनट में मुझसे मिलो, कुछ पता लगाना है, बहुत अर्जेंट है। वह प्रताप था। प्रताप कहने लगा, यस बॉस, कह कर के फ़ोन कट कर देता है। वहीं दूसरी तरफ बनवारी को भी पता चल गया था कि माही जहाँ वह माही को बेच कर के आया हुआ था वहाँ से किसी ने माही को ख़रीद लिया है। अब उसके दिल में बहुत ही बेचैनी होने लगी थी। अब वह तो सोच रहा था कि मैं माही को उस कोठी पर बेच दूंगा और जब सारे मर्द उसके बिना इजाज़त के उसे टच करेंगे तब उसे पता चलेगा और तब मुझे बहुत अच्छा लगेगा। बनवारी इसीलिए माही के साथ ऐसा किया था क्योंकि माही उसके साथ शादी करने के लिए मना करती थी। वह उसके मुंह पर धमकियां दे डाली कि मैं तुम्हारी इन धमकियों से डरने वाली नहीं हूँ। इस जिद और गुस्से की वजह से बनवारी ने माही को प्रताप से कहकर के उसे किडनैप कर कोठी पर भिजवा दिया, पर माही को बिल्कुल भी पता नहीं चला कि माही कैसे उस कोठी पर पहुंच गई, क्योंकि इसमें खुद माही का सौतेला भाई आकाश भी शामिल था। वह हमेशा से माही को देखना भी नहीं चाहता था। वह माही से दोनों भाई बहन नफरत करते थे क्योंकि माही उसके पापा की दूसरी पत्नी की लड़की थी। उसकी माँ बचपन में ही उन दोनों को छोड़ कर के चल बसी थी।
जिस वजह से उसके पापा ने माही की माँ यानी कि अंजना जी से शादी कर लिए थे, जिस वजह से आकाश बहुत ज़्यादा ही जलन करता था अंजना जी और माही से। अंजना जी की जब शादी हुई तो आकाश उस वक्त 6 साल का था और उसे थोड़ी बहुत समझ थी, जिस वजह से वह उनसे नफरत करने लगा। कभी भी अंजना जी को माँ माना ही नहीं, तो बोलने की तो दूर की बात है। और जब रीमी भी होश संभाली तब से लेकर आज तक अंजना जी को कभी भी उसने भी माँ नहीं कहा। और तो और आकाश के कहने पर वह भी माही और अंजना जी से नफरत करने लगी थी और जब देखो तब ताने मारा करती थी। इन्हीं सब बातों का बदला लेने के लिए आकाश ने बनवारी के साथ मिल गया था और माही को उस कोठी पर बेच दिया था। बनवारी अच्छे से जानता था कि माही के भाई उसको पसंद नहीं करता है और वह अपना चाल चल गया। आकाश को अपनी तरफ मिला लिया, उसे उल्टे सीधे बात कहकर मनवा लिया कि वह तो तुम्हारी सौतेली बहन है, तुम्हें उससे कोई भी मतलब नहीं रखनी चाहिए। वह बहुत ही ख़राब लड़की है, उसका कैरेक्टर सही नहीं है, देखा हूँ कि दूसरे लड़कों से बोलचाल रखती है। आकाश का इतना सुनना था कि वह फ़ौरन से बनवारी का बात मान गया और वह माही को कोठे पे भिजवाने के लिए साथ दे दिया। बनवारी भी खुश था कि जब वह माही मेरी नहीं हुई तो उसकी ज़िंदगी भी मैं नरक बना दूंगा और वह यह सोच करके बनवारी माही को उसके ज़िंदगी में जहर घोल दिया और ले जाकर के प्रताप के हाथों बिकवा दिया। इस बात को बीते हुए 2 से 3 दिन हो गए थे। इधर अंजना जी बहुत ज़्यादा ही परेशान हो रही थी कि माही अचानक से कहाँ चली गई। वही रीमी दिन रात अंजना जी को यह सुनाती थी कि तुम्हारी बेटी बहुत ज़्यादा ही ख़राब थी, उसका कई लड़कों के साथ चक्कर चल रहा था, इसीलिए वह भाग गई और तुम्हें छोड़ गई। पर अंजना जी बिल्कुल भी इस बात से राज़ी नहीं हुई थी। वह माही को अच्छे से जानती थी कि माही ऐसा कदम बिल्कुल भी नहीं उठाएगी, क्योंकि उन्हें अपनी परवरिश पर पूरा भरोसा था। माही ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती है। माही एक समझदार और सुलझी हुई लड़की है, वह अपनी माँ की बेइज्जती बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाती, तो वह इतना बड़ा कदम उठाकर उन्हें कलंक नहीं लगा सकती थी। उससे तो उसकी माँ की पूरी बदनामी हो जाती। माही के साथ ज़रूर कुछ हुआ होगा। अंजना जी दिन रात माही के बारे में ही सोचा करती थी और यह सोचते हुए उनकी तबीयत भी ख़राब होने लगी थी। इधर रुद्र माही से कहने लगा, तुम 2 दिन से कहाँ थी, तुम्हें कुछ भी होश है? माही इस बात से हैरान बस रुद्र को ही देख रही थी और वह बस आंखों से आंसू बहाए जा रही थी। उसे रोना बिल्कुल भी रोका नहीं जा रहा था। उसकी आंखें पहले से ही सूजी हुई थी और अभी पूरी तरह से ब्राउन आंखें लाल हो चुकी थी। अच्छा, तुम्हारा भी मन था ना वहाँ जाने का, फिर तुम उस आदमी के साथ में चिल्ला क्यों रही थी? माही यह बात सुनकर के चिल्लाते हुए कहने लगी, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? मैं उस जगह पर जाऊंगी और मैं वहां जाने के लिए तैयार थी। मुझे तो धोखा से वहां पर भेजा गया था। मुझे कुछ भी पता नहीं चला कि यह कौन कर सकता है। यह सुनकर के रुद्र कहने लगा, पर मुझे पता है कि तुम्हें कौन और कैसे वहां पर भेजा गया है। माही हैरान नज़रों से इस वक्त रुद्र के चेहरे को पढ़ने की कोशिश कर रही थी। वह घबराते हुए आवाज़ में बोली, तुम कैसे जानती हो कौन है वह इंसान? यह सुनकर के रुद्र कहने लगा, छोड़ो ना, इसके बारे में तुम्हें जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम बस मेरा कहना मानो और मेरे कहे अनुसार काम करो। इतना कहते हुए रुद्र दरवाजे की तरफ मुड़ जाते हुए बोले जा रहा था और अपने कदम दरवाजे की तरफ बढ़ाए जा रहा था कि अचानक से धम से कुछ गिरने की आवाज़ आई। जैसे ही रुद्र पीछे मुड़कर देखता है तो माही ज़मीन पर गिरी हुई थी और उसकी आंखें पूरी तरह से बंद थी। यह देख कर के रुद्र की सांसें अटक गई और वह फ़ौरन से माही के करीब भागते हुए गया और वह उसे अपनी गोद में उठाकर बेड पर सुला दिया और उसके फेस पर पानी की छींटें मारने लगा। पर माही अभी भी बेहोश ही थी। यह देख कर के रुद्र थोड़ा घबराने लगा,
पर खुद भी सोच रहा था कि मुझे क्या हो रहा है। इस लड़की की यह हालत देखकर मैं क्यों घबरा रहा हूँ, मुझे क्यों इतना फ़र्क पड़ रहा है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। पर फिर उसके चेहरे को देखता है। इस वक्त माही बेजान से बेड पर पड़ी हुई थी। मासूम शकल, आंखों के किनारे से आंसू बहकर आए हुए थे, जो कुछ सूखने के निशान बनाए थे और कुछ आंसू की बूंदें गाल पर आए हुए थे। अभी रुद्र यह सब देख ही रहा था कि दौड़ते हुए प्रताप कमरे में एंटर करता है और रुद्र को खोया हुआ देखकर रुद्र को बोला, यस सर। प्रताप की आवाज़ से रुद्र होश में आया और कहने लगा, प्रताप जल्दी से डॉक्टर को कॉल करो। यह सुनते ही प्रताप ने जल्दी से डॉक्टर को फ़ोन किया और रुद्र कहने लगा, तुम लोगों ने इसे 2 दिनों तक कहाँ रखा था? और वह यह बात बहुत ही गुस्से भरे लहजे में कह रहा था। उसकी आवाज़ सुनकर प्रताप डर गया और कहने लगा, बाबा बॉस, इस लड़की को 2 दिनों तक बनवारी ने अपने पास रखा था। यह सुनना था कि रुद्र की आंखें पूरी तरह से बड़ी हो गई और हैरान नज़रों से गुस्से में प्रताप की तरफ देखते हुए कहने लगा, क्या किया है उसने इस लड़की के साथ? प्रताप कहने लगा, बॉस, करना तो वह बहुत कुछ चाहता था इस लड़की के साथ, मगर मैंने उसे यह सब कुछ करने के लिए मना कर दिया था। पर वह 2 दिन अपने पास ही रखा था और वह कहने लगा, बस मुझे इसे बेहोश करके अपने आँखों के सामने रखना है, जिससे कि मुझे तसल्ली मिलेगी। मैं इस लड़की के साथ में रहा, पर वह मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं था। वह इसके साथ तो रातें बिताना भी चाहता था, मगर मैंने कहा मैं यह डील कैंसिल कर दूंगा और इस लड़की को जहाँ से मैं उठाया था वहाँ ले कर चला जाऊंगा। मैं इस चीज़ के लिए इजाज़त बिल्कुल भी नहीं दूंगा तुम्हें। और एक बात, अगर मैं यह बात रुद्रवीर रॉय से बता दूंगा तो तुम जिंदा भी नहीं बचोगे। इस डर की वजह से वह माही यानी कि इस लड़की के साथ मेरे रहते हुए कुछ नहीं किया और बाकी का मुझे नहीं पता। पर बनवारी कहने लगा, जब यह पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी तो मैं इसे और भी बर्बाद करने के लिए जाऊंगा, और या फिर मैं वहाँ इसका पहला कस्टमर होऊंगा। इतना कहा करके वह बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा था। यह सब सुनकर के बनवारी पर बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ रहा था रुद्र को। उसकी आंखों में आग की तरह गुस्सा नज़र आ रहा था। उसकी मुठ्ठियाँ गुस्से से कस गई थी, पर इस वक्त वह चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि माही की हालत बहुत ही ख़राब थी और वह डर गया था। अभी वह इन सब सोचों में गुम था कि तभी डॉक्टर भी आ गए। वह डॉक्टर जल्दी से आकर के माही का चेकअप करने लगे। अभी डॉक्टर चेकअप कर ही रहे थे कि रुद्र कहने लगा, डॉक्टर क्या हुआ है इस लड़की को? डॉक्टर कुछ देर सोचे, फिर बोले, 1 मिनट मुझे अच्छे से चेक कर लेने दीजिए। फिर कुछ देर बाद डॉक्टर कहने लगे, इनको वीकनेस हो गया है, यह बहुत ज़्यादा ही डिप्रेस्ड हैं, इन्हें सदमा लगा है किसी चीज़ का, यह बहुत काफ़ी डरी हुई है, जिस वजह से इनकी धड़कनें भी स्लो हो गई हैं। इनका बहुत ख्याल रखना होगा। हो सके तो आप इन्हें अस्पताल में एडमिट कर दीजिए। और यह शायद कुछ दिनों से सही से खाई भी नहीं है, इनकी पल्स तो गिरते जा रही है। यह सुनकर के रुद्र परेशान होते हुए आवाज़ में कहने लगा, डॉक्टर, क्या मैं इस लड़की को घर पर ही रख कर के इलाज नहीं कर सकता हूँ? डॉक्टर कहने लगे, जी हाँ कर सकते हैं, पर इनका बहुत ख़ास ख्याल रखना पड़ेगा आपको। रुद्र कहने लगा, हाँ मैं रख लूँगा, आप इसकी फ़िक्र नहीं करें। डॉक्टर ने माही को इंजेक्शन लगाया और ब्लड टेस्ट के लिए लेकर चले गए और बहुत सारी दवाइयाँ देकर गए। वहीं दूसरी तरफ रुद्र माही को ही जी भर के देखे जा रहा था और वह सोचने लगा कि सच में इस लड़की की कोई गलती नहीं है, वह सारा कुछ बनवारी का ही किया धरा है। कहीं बनवारी ने ही माही के साथ कुछ किया तो नहीं। वह इतना सोच कर के अपना सर झटक दिया, पर अभी रुद्र बनवारी की चिंता नहीं कर रहा था। अभी सिर्फ और सिर्फ माही के लिए फ़िक्रमंद था।
यह देख करके प्रताप पहली बार चौंक गया था, क्योंकि आज से पहले कभी भी रुद्र किसी भी लड़की के लिए इतना सीरियस नहीं था जितना कि माही के लिए है। और वह कहने लगा, सर आप ठीक तो है ना? इतना इस लड़की के लिए क्यों सोच रहे हैं? आज से पहले तो आप किसी भी लड़की को इतना अटेंशन नहीं दिए, फिर इस लड़की में ऐसा क्या है? अभी वह पूरा बोल पाता कि रुद्र खड़ा हो गया और कहने लगा, तुम बिना सोचे समझे इस लड़की के साथ वह किए हो जो नहीं करना चाहिए था। और रही बात मेरी कि मैं हर लड़कियों को इस तरह से अटेंशन नहीं देना चाहता था, क्योंकि वह लड़कियां सिर्फ़ और सिर्फ मेरी दौलत, मेरे रुतबे और मेरे शकल पर मरती थी। और मैं नहीं चाहता कि कोई मेरी दौलत, मेरी शकल और मेरे रुतबे पर मरे या फिर मेरे साथ टाइम पास करे। पर यह उन लड़कियों में से अलग है। तुम्हें मुझसे इसके बारे में पहले ही बता देना चाहिए था। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब तुम्हें यह सज़ा मिलेगी कि इस लड़की की माँ के एड्रेस का पता लगाओ और उस बनवारी का भी। प्रताप कहने लगा, बनवारी तो चेन्नई में रहता है, उसका अपना होटल है और इस लड़की का घर भी चेन्नई में ही है। यह सुनकर के रुद्र कहने लगा, ठीक है तुम जा सकते हो और मेरे ऑर्डर का वेट करना। प्रताप बोला, ओके सर, और वह वहाँ से चला गया। अब रुद्र सिर्फ माही को ही देख रहा था और उसके बारे में ही सोच रहा था कि पता नहीं बनवारी माही के साथ क्या किया और वह क्यों किया। कुछ देर बाद वह खुद से ही पूछने लगा, यह सब मैं क्यों सोच रहा हूँ? मुझे आखिर इस लड़की से क्या लेना देना है? मैं तो बस उसे लेकर के आया हूँ घर। इस लड़की को उस नरक से निकाला क्यों, यह भी मैंने सोचा ही नहीं। मैं इस लड़की को देखते ही इतना बदल कैसे गया? अभी वह इन्हीं सोच में गुम था कि माही थोड़ी सुबुगाने लगी। यह देख करके फ़ौरन से रुद्र माही के करीब से थोड़ा दूर हो गया और कहने लगा, कैसी हो तुम, ठीक हो ना? माही अभी होश में आई थी और उठते ही चिल्लाते हुए कहने लगी, छोड़ो मुझे, जाने दो, मेरे साथ कुछ मत करो, प्लीज़ मुझे जाने दो। और वह चिल्लाई जा रही थी। दौड़ करके रुद्र के पाँव में पड़ गई और गिड़गिड़ाते हुए बोली, मत करो मेरे साथ ऐसा, मुझे जाने दो। और साथ में माही अपने आप को और अपने ड्रेस को कस के पकड़ी हुई थी। उसके हाथ पाँव भी काँप रहे थे। माही इस इंसिडेंट से बहुत ज़्यादा ही डर गई थी। उसे लग रहा था कि रुद्र भी उसके साथ ज़बरदस्ती कर रहा है, मगर रुद्र तो आंखें फाड़े हुए बस इस वक्त माही को ही देखे जा रहा था। उसे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक से माही को क्या हो गया। वह माही को एक थप्पड़ लगाया और उसे फ़ौरन से गले से लगा लिया। माही सिसकते हुए बोली, मैं वैसी लड़की नहीं हूँ, प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो। माही की बात सुनकर के रुद्र कहने लगा, ऐसा कुछ नहीं होगा तुम्हारे साथ, तुम सेफ हो, मेरे पास हो। इतना कहते हुए रुद्र माही को खुद से दूर किया और उसके फेस को अपने हाथों में लेकर बोला, मेरी तरफ देखो, मेरी आँखों में देखो, लग रहा है तुम्हें कि मैं तुम्हारे साथ गलत करूँगा। माही के गालों पर रुद्र के थप्पड़ के निशान बने हुए थे। ये देखकर रुद्र अफसोस कर रहा था। माही कई दिनों से ठीक से खाती भी नहीं थी, जिस वजह से माही को अभी भी चक्कर आ रहा था। रुद्र अभी भी माही को अपनी बाहों में थामा हुआ था और माही को उसने अपनी गोद में उठाकर बेड पर बिठाया। माही जैसे ही बैठने की कोशिश कर रही थी, वह फिर से गिरने वाली होती है। तभी वह माही के हाथों को पकड़ लिया और खींचकर अपने करीब कर लिया। तभी माही फिर से बेहोश हो गई थी। माही इस वक्त रुद्र की बाहों में बेहोश पड़ी हुई थी। उसे खुद की बिल्कुल भी होश नहीं था। इस वक्त रुद्र को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। आखिर माही के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? वह फ़ौरन से फिर से डॉक्टर को कॉल करता है। डॉक्टर कहने लगे, आप जल्दी से उन्हें हॉस्पिटल लेकर आइए। यह सुनना था कि रुद्र फिर से प्रताप को कॉल किया। प्रताप अभी फार्म हाउस के एरिया में ही था। वह फ़ौरन से आया और वह कहने लगा, क्या है बॉस? बॉस एनी प्रॉब्लम?
रुद्र कहने लगा, जल्दी से गाड़ी स्टार्ट करो, मुझे माही को हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। वह फ़ौरन से माही को अपनी गोद में उठाता है और उसे लेकर कार के पीछे वाली सीट पर बैठ जाता है और कहता है, प्रताप जल्दी से कार भगाओ। यह सुनकर प्रताप ने कार का स्पीड तेज़ कर दिया और कुछ ही देर में हॉस्पिटल पहुंच गया। कार से बाहर निकला और जल्दी से रुद्र ने माही को गोद में उठाया और फ़ौरन से हॉस्पिटल के अंदर भागते हुए गया। यह सब देखकर प्रताप पूरी तरह से चौंक गया था कि अचानक से बॉस को क्या हो गया, जो इस लड़की के चक्कर में इतना भागे जा रहे हैं। ज़रूर कोई बात है, पर प्रताप अभी रुद्र के सामने इस सब के बारे में कुछ नहीं बोल सकता था, क्योंकि रुद्र अभी बहुत परेशान था। माही को लेकर अगर वह कुछ बोलता तो प्रताप ही पिट जाता। रुद्र माही को लेकर हॉस्पिटल के अंदर गया और जल्दी से डॉक्टर को बुलाया। माही को जल्दी से ड्रिप लगा दिया, जो कि माही 4 दिन से कुछ भी नहीं खाई थी, क्योंकि बनवारी ने उसे सिर्फ़ और सिर्फ नशे की दवा देकर उसे सुलाया था और उसे खाना पीना भी नहीं दिया करता था। जब वह ब्लड टेस्ट हुआ तो डॉक्टर ने रुद्र को अपने कैबिन में बुलाया और कहने लगे, आप मेरी बात ज़रा ध्यान से सुनिएगा। इन्हें ड्रग्स दिया गया है, इनके ब्लड में ड्रग्स पाया गया है, जिस वजह से इन्हें इतनी बीमारियां हो रही हैं, क्योंकि इन्होंने आज से पहले कभी भी नशे का सेवा नहीं किया है और वह भी हाई डोज है। इस वजह से उनकी हालत ख़राब हुई है और ऊपर से यह कई दिनों से खाना भी नहीं खाई हैं और इन्हें बहुत ज़्यादा ही स्ट्रेस भी ली हुई हैं, जिस वजह से वह ड्रग्स इन पर और ज़्यादा ही हावी कर रहा है। यह सुनते ही रुद्र की आंखें बड़ी हो गई। वह हैरान नज़रों से डॉक्टर से पूछने लगा, क्या माही को कुछ होगा तो नहीं ना डॉक्टर? डॉक्टर कहने लगे, नहीं, हमने उन्हें एंटीडोज दे दिया है, जिससे ड्रग्स का नशा उतर जाएगा और वह ठीक हो जाएंगी। डोंट वरी, थोड़ा सा ड्रग्स का नशा है, जब तक रहेगा तब तक उन्हें प्रॉब्लम होगी, बाकी सब ठीक हो जाएगा। मैं उन्हें दवाई इंजेक्शन सब दे दिया है। रुद्र परेशान होते हुए डॉक्टर से कहने लगा, कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है ना डॉक्टर? क्या माही के साथ कुछ गलत तो नहीं हुआ है ना? डॉक्टर कहने लगे, इसके लिए तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। अगर आपको इस बारे में डाउट है तो मैं वह भी चेक कर लूँगा और फिर मैं बताऊँगा। तभी रुद्र कहने लगा, आप फीमेल डॉक्टर से कहें तो बेहतर होगा। डॉक्टर कहने लगे, जी हाँ, मैं अपने फीमेल डॉक्टर से ही बात करने वाला हूँ, इस बारे में आप बेफिक्र रहें। यह सुनकर के रुद्र डॉक्टर के कैबिन से बाहर आ गया और वहाँ माही को ड्रिप और वेंटिलेटर दोनों लगे हुए थे, क्योंकि माही की नब्ज़ बहुत ही धीमी चल रही थी। नर्स वहाँ हर टाइम रहती थी, माही को देखभाल के लिए नर्स थी। रुद्र इतना परेशान होगा उसने कभी सोचा ही नहीं था कि उसकी हालत ऐसी हो जाएगी माही को देखने से। कहीं ना कहीं माही को लेकर रुद्र बहुत परेशान और दुखी था, पर वह खुद भी खुद के बिहेवियर की वजह से परेशान हो रहा था कि मैं क्यों इस लड़की की वजह से इतना परेशान हो रहा हूँ, मुझे नहीं होना चाहिए। पर क्या होगा अब माही के साथ? रुद्र क्या करेगा माही के साथ? क्या ठीक हो पाएगी माही? यह जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। आगे की स्टोरी नेक्स्ट एपिसोड में आएगा। स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। कहानी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।